अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन, वक्त कम मुकाबला सख्त। जो है ईद कुर्बा में सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया है। मवेशी मंडियों में जो है वो गहमा गहमी हो गई है। व्यापारी और ख़रीदार की अपनी अपनी मनमानियाँ हैं और बाज़ारों का आपको हाल मालूम है। बाज़ारों में जो है वो गहमा गहमी भी है और जो मर्द हजरात हैं, बच्चे जो हैं, वो सब जो हैं कुर्बानी के जानवरों की खिदमत में पेश हैं। ख़वातीन की जहाँ बात की जाए तो वो भी जो है मसरूफ़ हैं मसाला जात में, शॉपिंग में, ख़रीदारी में। तो जनाब, ईद की आमद आमद है। यकीनन आप सब की तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल हो चुकी होंगी और इस वक्त हम लाइव हैं 10 से 11 बजे के दरमियान। तो आज भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन आज हम अपने शो में कुछ लाइटर मोड पे बात करेंगे, बीमारी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आज कुछ चिट चैट भी होगी। कुछ डॉक्टर साहब से भी पूछा जाएगा कि वो अपनी ईद किस तरह से गुजारने वाले हैं और वो किस तरह से SOPs को फॉलो करेंगे। ये भी पूछेंगे कि वाकई SOPs को फॉलो किया जाएगा या नहीं। चले जनाब, बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, ईद की आमद है, एक ही दिन बाकी रह गया है। मवेशी मंडी में जो है वो गहमा गहमी हो चुकी है और आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपने अपना कुर्बानी का जानवर ले लिया है, और ये बताइएगा कि आपके घर में किस दिन कुर्बानी होती है, पहली ईद, दूसरी ईद या तीसरी ईद? अच्छा देखिए, जहाँ तक जानवर लेने के हवाले से बात है कि बच्चे ज़रबत ज़िद करते हैं हमारे यहाँ भी, और बल्कि महीने से ही शुरू हो जाता है ये सिलसिला। जितना टाल सकते हैं टालते हैं, क्योंकि फिर उसकी देखभाल करना हो वो। लेकिन ये कि लास्ट अभी 15 दिन पहले ही आ गया था। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि क्या करना है और किस तरीके से पहले दिन कसाई को ढूंढने निकलने वाली बात होती है। एक्चुअली जो ऑलरेडी लास्ट ईयर जिनसे हमारे अमूमन होता है ना कि आपने बात की हुई होती है, अभी इस वक्त सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। अमूमन जो इज्तिमाई जहाँ कुर्बानियाँ हो रही हैं मसाजिद के हवाले से, मदरसों के हवाले से जामिन, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा बुक हुए हुए हैं। तो अभी कसाई अभी तक भी फाइनल नहीं हुआ है। यानी आज मैं अगर कहूँ तो मिसेस की तरफ से बहुत प्रेशर था कि अब हम पहले दिन फारिग हो जाएं। तो आपने भी जो है वो सुबह सुबह दौड़ लगानी कसाई के पीछे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह देखेंगे उसको। तो डॉक्टर साहब, आपने जो है किस दिन कुर्बानी करते हैं, और ये बताइएगा कि क्या आप SOPs को फॉलो वाकई करेंगे और आपके घर में दावतों का कुछ एहतमाम किया है आपकी मिसेस ने? अच्छा देखिए, फर्स्ट देखिए, अगर हम बात करें प्रायोरिटी यही होती है कि पहले दिन ही जो है वो जो है इस चीज़ से फराकत हो जाए, और अव्वल भी है, बेहतर है कि। लेकिन पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कसाई एक चीज़। दूसरी ये कि जहाँ तक SOPs की बात है, डेफिनेटली ये भी हम सब के लिए एक ऐसी ईद है, बकरीद है, कि जो इससे पहले कभी नहीं मनाई गई इस तरीके से, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अमूमन जाहिर बात है हर साल ईद बनती है, लोग मतलब जब कई जानवर कट रहा हो तो लोगों का हुजूम जमा होता है, इवन लोगों की आना जाना बहुत लगता है। लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट है, और वो भी इस वजह से हम एहतियात चाहते हैं ताकि आपस में खुदा ना खास्ता अगर कोई इन्फेक्टेड है तो एक दूसरे को ना हो। और बहरहाल क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी है और इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए बहुत खुश हैं हम सभी, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारी जो कुर्बानी है इसको कबूल फरमाए। जहाँ तक एहतमाम की बात है, बिल्कुल मिसेस की तरफ से तो बहरहाल है, वो हमारे भी काम जिम्मेदार दी जाते हैं कि ये भी लाना है, वो लाना है। बस आप समझें आज शाम से जो सिलसिला शुरू हो जाएगा, और वो एंड टाइम तक चलता ही रहता है कि जब बन रही होती है कोई चीज़, ख़ासतौर पे कलेजी की अगर हम बात करें, तो वो उससे पहले भी कुछ आइटम्स ऐसे रह जाते हैं कि जिसके लिए फौरी तौर पे अभी भागना होता है मार्केट में और जाके लाना होता है। तो डॉक्टर साहब, ईद की आमद है, लोग बहुत ही पुरजोश नजर आए। बाज़ारों में जिस कदर रश है, लग ही नहीं रहा कि हम इस वक्त कोरोना जैसी वबा में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जल्दी हम इस वबा से छुटकारा दिलाए। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर ली जाए कि कुर्बानी का जानवर जब आता है घर में, तो एक जब वो उसकी ज़िबा हो जाता है तो एक अलग सी स्मेल होती है जो आपको महसूस होती है, जबकि नॉर्मली आप जब गोश्त की दुकान पे जाते हैं तो वो नहीं फील होता। तो वजूहात क्या है, ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा देखिए, कल जैसे डॉक्टर आमना भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी जिक्र किया। पॉइंट सिर्फ ये है कि जब ज़िबा हो रहा होता है, ख़ास तौर पे उस वक्त कसाई क्योंकि बहुत यहाँ जल्दी करते हैं, और एक की गर्दन जो है वो फौरी तौर पे अलग कर देना ये इंतहाई गलत है। अगर शरई तौर पे देखा जाए तो जानवर को तड़पने देना चाहिए है। ऐसी सूरत में होता ये है कि जब वो अपने हाथ पैर चलाता है तो ब्लड जितना भी बॉडी का है वो मसल्स जो हैं वो स्क्वीज़ करती हैं, और ब्लड वेसल से जितना भी ब्लड है वो बाहर निकल जाता है। तरीक़ा यही है। अगर तरीक़े से किया जाए 10-15 मिनट बाज़ औक़ात लग जाते हैं, हमें उसको टाइम देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन मैंने ये देखा है कि उसको फ़ौरी तौर पे पानी डाल के गर्दन पे उसको ठंडा कर दिया जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो बेसिकली जिसे हराम मगज़ कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप फ़ौरी तौर पे डिटैच कर देंगे तो फिर बॉडी की मूवमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी।
तो हमें सिर्फ आर्टरी यानी जो मेन उसकी है उसको कट करना चाहिए बजाय, और सांस की नाली को, बजाय इसके कि हम स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का काफ़ी देर तक जो है वो असर बॉडी के ऊपर एज अ रिफ्लेक्स हो रहा होता है और जानवर तड़पना चाहिए। तो अगर ये किया जाए तो काफ़ी हद तक जो है हम जिस पर्पज़ से हम चाह रहे थे, क्योंकि जो गोश्त पकाया जाता है कुर्बानी का अमूमन वो देखा होगा थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाता है, चाहे वो बिरयानी की शक्ल में हो या कौरमे की। बिल्कुल। जबकि जो बाज़ार से हम खरीद के लाते हैं वो थोड़ा पिंकिश होता है, और उसकी वजह ये होती है कि इसमें ब्लड कंटेंट जो है वो रह जाता है। आइडियली तो ये है कि अगर टाइम हो कि जी इस गोश्त को अगर लटकाया जाए कम से कम एटलीस्ट घंटा डेढ़, ताकि ब्लड जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जितना बॉडी से निकल सकता है वो निकल जाए। डॉक्टर साहब, हमारे कसाई भाइयों के पास इतना टाइम ही कहाँ होता है, एक को ज़िबा करके इनको 10 और ज़िबा करनी होती है। चलिए, एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं मिसेस अली बात कर रही हूँ औरंगी टाउन से। जी, सबसे पहले आपको ईद मुबारक, क्योंकि कल आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो जी, क्या पूछना चाहेंगी आप एडवांस में? मुझे डॉक्टर साहब से ये बात करनी थी कि मेरा ना गुर्दे में भी इन्फेक्शन हुआ है अभी थोड़े दिन पहले। तो मुझे 5 दिन का कोर्स हुआ था ड्रिप का। और ठीक है, जी जी, हम जी आवाज़ आ रही है आपकी। मैं कह रही मेरे कुछ एक हफ्ते पहले ना गुर्दे में इन्फेक्शन और पेशाब में इन्फेक्शन हो गया था। तो 5 दिन उन्होंने ड्रिप लगाई थी, तो अब दर्द तो नहीं और सही है। और मुझे यूरिक एसिड भी रहता है ना, तो मुझे ये मालूम करना था कि मुझे क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं। ठीक हो गया। अच्छा देखें, जहाँ तक आपने कहा कि आपको गुर्दों का इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, तो ऐसी सूरत में पानी का इस्तेमाल आपने कंटिन्यूस ज़्यादा रखना है। ड्रिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सिर्फ वो इनटेक बढ़ा दे पानी की तो वही बेहतर होता है, ड्रिप ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक खाने की आपने कहा कि यूरिक एसिड बढ़ा है, बिल्कुल कल भी हम ये बात कह रहे थे कि यूरिक एसिड सॉरी, जिनमें यूरिक एसिड की ज़्यादती है तो ऐसी सूरत में गोश्त का इस्तेमाल थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। ख़ास तौर पे जैसे हमने कलीजी के हवाले से बात की, या गुर्दे जो हैं, जो ये डेंस टाइप के जो आपके प्रोटीनस एरिया है, ये अवॉइड किया जाए। गाय का गोश्त को अवॉइड किया जाए जितना ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल मनाही नहीं कहते, लेकिन एक तो ये है। दूसरा, जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं, ख़ासतौर पे जिनका यूरिक एसिड लेवल हाई हो, तो अगर वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो यूरिक एसिड बॉडी से वैसे एक्सक्रीट आउट होना शुरू होता है। एक चीज़ बाकी ये कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, लीफी वेजिटेबल्स साथ साथ, यानी 3-4 दिन तो ख़ास तौर के ऊपर गोश्त पे फोकस ज़्यादा होता है हर लिहाज से, हर शक्ल में जो है वो, चाहे बारबेक्यू हो, कबाब हो, कोफ्ते हो, या इस टाइप की उसमें बन रहे होते हैं। लेकिन कंजम्पशन इसकी बहरहाल कंट्रोल रखें तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं है कि बार बार हो, अगर एक दफ़ा हुआ और वो सही से एंटीबायोटिक दे के ट्रीट हो गया है तो नहीं होगा। बाकी इसे हाइजीनिकली जो है वो अपने आप को बहुत क्लीन रखने की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पे यूटीआई के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इरफान अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपको ईद मुबारक। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। थैंक यू सो मच, आपको भी ईद और मुबारक। मेरी दुआ है कि डॉक्टर साहब हमेशा सलामत रहें। और ये गोश्त के बारे में पूछना था कि क्या छोटा और बड़ा गोश्त दोनों मिक्स करके पकाया जा सकता है? क्या थोड़ा आप दोबारा प्लीज रिपीट कर देंगे, थोड़ी आवाज़ कम है। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या छोटा और बड़ा गोश्त मिक्स करके पकाया जा सकता है? इसका कोई परेशानी वाली या साइड इफेक्ट तो नहीं है? ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा देखिए, जहाँ तक छोटा गोश्त यानी आप बकरे की अगर बात करते हैं और बड़ा गोश्त, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझा हूँ आप गाय के और बकरे के गोश्त की बात कर रहे हैं मिला के। हाँ, वो कह रहे हैं कि छोटा बड़ा दोनों मिक्स अच्छा, मिला के ऐसा टू बी ऑनेस्ट मतलब मैंने शायद इत्तेफाक या तो नहीं हुआ, मैं अपने टाइम में कभी भी ऐसा नहीं खाया है। और मैं कह नहीं सकता कि इस हवाले से क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट सा है, और कभी क्योंकि इत्तेफाक नहीं हुआ कि इन बकरे के और गाय के गोश्त को मिला के बनाया जाए। बेहतर तो यह है कि सेपरेटली ये हो सकता है कि आप सुबह के या दोपहर के टाइम आपने फॉर एग्जांपल अगर छोटे का गोश्त यानी बकरे का गोश्त आपने बनाया तो रात में आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और चीज़ में, यानी बड़े का गोश्त इस्तेमाल कर लें। मिलाने के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मैंने ना पढ़ा है, बहुत ज़्यादा ना कोई ऐसा स्टडीज़ हैं कि इससे कोई ये नुकसानात का खुदा ना खास्ता आइडिया हो। बज़ाहिर अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो दोनों प्रोटीन्स हैं बिल्कुल, और बनाए भी जा सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। टेस्ट क्या डेवलप होगा इसका कोई आइडिया आई थिंक डॉक्टर साहब इसका बेहतर जवाब कोई शेफ दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, जी हाँ। तो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल असद साहब जो हैं उनका प्रोग्राम होता है तो मंडे टू फ्राइडे, तो आप चाहें तो बल्कि ये चीज़ उनसे भी बहुत बेहतर तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरा नाम फराह अंजुम काजमी है। मेरे शौहर का नाम मुदस्सिर अब्बास काजमी है। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी, क्या पूछना चाहेंगी आप डॉक्टर साहब से? जी क्या टीवी का क्या वॉल्यूम। सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि मेरे शौहर की जॉब लक्की और छुप जाती है और वो बीमार हो गए। मैं अलग बीमार हूँ। तमाम इलाज में करवा चुकी हूँ। 2 साल हो गए मेरी बीमारी नहीं ख़त्म हो रही। कैश होके कोई बीमारी नहीं निकल के, लेकिन वैसे मेरे इतनी तकलीफ है कि मैं चल फिर नहीं सकती। बुखार रहता है मुझे, सूजन है मेरी दोनों कफ साइडों में। जी जी। तो देखिए, जो तकलीफ़ आपने जैसे अभी बताई है, चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम होती है या दिक्कत है और दर्द रहता है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा आप मुझे 12 से 1 के दरमियान इंशाल्लाह कॉल कीजिएगा। मेडिसिन मैं आपको एडवाइस कर दूँगा इस सिलसिले में। और जहाँ तक जॉब की, जैसे आपने बात की, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां सबकी रोज़ी जो है वो लगाए रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जो भी आप बात करना चाहते हैं कुर्बानी के हवाले से या गोश्त के हवाले से, गोश्त किस तरह से आप प्रिजर्व कर सकते हैं, कितने दिन तक आप खा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप हमारे शो पे ओपीडी ऑनलाइन पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात कर आज हम सोच रहे हैं कि कुछ चिट चैट की जाए, मैं क्योंकि बल्कि चाहूँगा नाज़रीन, अच्छा वो आपने ये बात कही, कल के हवाले से मैं थोड़ी जिन्होंने हमें कॉल की थी और मैंने उनसे कहा था कि मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कीजिएगा। मैं बहुत माजरत खा हूँ इस हवाले से कि मैं शायद मैंने सिम ऑन नहीं करी। जो नंबर आपके पास डिस्प्ले हो रहा था उसकी शायद वजह ये थी, एक्चुअली प्रोग्राम के बाद ही मेरे पास कॉल आई। मेरे वालिद साहब की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मुझे रश करना पड़ा। उनको देखना था, उनको मेडिसिन देनी थी, ड्रिप लगानी थी, तो मैं इस वजह से थोड़ा मसरूफ़ हो गया। तो अगर कोई भी जो कल कॉल कर रहे थे और वो नहीं मैं मुलाकात हो सकी है उनसे मेरी, तो आज चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। कल किसी वजह से डॉक्टर साहब की सिम जो है वो ऑन नहीं थी। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए कुर्बानी के हवाले से, तो मैं पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी फेवरेट डिश है जो आप अपनी बेगम से जो है वो फरमाइश करते हैं कि आज आपने ये बनाना देखिए, है? कोफ्ते के हवाले से मैं छुट्टे ही नाम ले रहा हूँ, ठीक है। कोफ्ते के हवाले से मैं अगर कहूँ कि आई प्रेफर, और बहुत अच्छा बनाती है मिसेस खाना, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक वैसे मैं ज़्यादातर मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब प्रेफरेबली मैं वेजिटेबल्स, मैं गोश्त की शक्ल में बहुत कम खाता हूँ, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो। हाँ, सिर्फ ये जो शामी कबाब या कोफ्ते की हद तक तो चल जाता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाता हूँ। ज़्यादातर मैं वेजिटेबल्स और दालें मुझे पसंद है। मूंग की दाल ख़ास तौर पे, मूंग मसूर की दाल मिला के, मतलब ये अगर डेली भी बने तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हमारे नाज़रीन सोचेंगे कि आज जो है हम कोई बात नहीं करें, तो हमने सोचा कि रोज़ तो डॉक्टर साहब आपको आपकी प्रॉब्लम्स के हवाले से बता ही रहे होते हैं। आज हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उनकी क्या फेवरेट है, क्या फेवरेट नहीं है। चलें डॉक्टर, हमें कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कोयटा से बोल रहा हूँ, एजाज। जी जी। क्या पूछना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब, मेरे पाँव सुन रहे हैं, मुझे शुगर का पेशेंट हूँ 4-5 साल से। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे टांगे बिल्कुल सुन रही है, नीचे ठंडा ठंडा हो रहा है। ओके, आपने शुगर लास्ट चेक करवाई थी, क्या रिजल्ट आया उसका बताइएगा? जो 224 था। 224? हाँ। अच्छा, ये खाली पेट में थी, फास्टिंग थी? नहीं, रैंडम। रैंडम थी, ठीक है। और फास्टिंग में 76 था। 76 है फास्टिंग शुगर, तो आपका लेवल सही। मेडिसिन आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, ये सीताग्लोमिड नहीं है, 50/1000। ठीक है, ठीक है। एक सुबह एक शाम। अच्छा, एक सुबह एक शाम जो है 50/1000 ले रहे हैं सिटाग्लिप्टिन, ठीक है, और ग्लूकोफेज यानी मेटफॉर्मिन, ठीक है। और HbA1c आपने करवाया है? 3 महीने की जो एवरेज, 3 महीने की जो एवरेज शुगर का पता चलता है? नहीं सर, वो नहीं करा। अच्छा, मैं चाहूँगा कि एक साथ में वो भी टेस्ट करवा लें, तो हमें कम से कम ये पता चले कि लास्ट 3 मंथ्स में आपका ऑन एन एवरेज स्टेटस क्या रहा है। तो अगर मेडिसिन डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पेश आई तो फिर मैं आपको एडवाइस कर सकूँगा आसानी से। अभी आप जो डोज खा रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। एक इस टेस्ट के बाद मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कुछ कॉल में प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आपके घर में जो है वो किस चीज़ का एहतमाम किया जाता है? जी हाँ, तो मैं पर्टिकुलरली अपने हवाले से ज़रूर बताऊंगा कि मेरी कोशिश होती है कि मैं दालों को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बहुत ज़्यादा, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो।
और बहरहाल क्योंकि जहाँ तक फेवरेट की बात की तो कोफ्ते का बहुत अच्छा रहता है, और बाकी बीफ बिरयानी मुझे चिकन समझ में नहीं आती, सीधी सी बात है। बिरयानी अगर होती है तो बीफ की ही होती है, मटन की। बिरयानी तो आई थिंक हम तमाम पाकिस्तानी जो हैं उन सबकी फेवरेट डिश है। डॉक्टर साहब एक ये बताइएगा कि क्योंकि तेज़ाबियत का बहुत लोग शिकार होते हैं, ये जो आप ईद के जो 3 दिन होते हैं जिसमें दावतें भी बहुत होती हैं, फिर कुर्बानी का गोश्त भी आप खा रहे होते हैं, तो तेज़ाबियत की क्या वजह होती है? देखिए, तेज़ाबियत की वजह तो बहरहाल ये है कि जब भी हम प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करेंगे तो ऐसी सूरत में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, क्योंकि वो प्रोटीन्स की चेन को तोड़ता है, स्मॉलर चेन्स में कन्वर्ट करता है, और ऐसी सूरत में ज़्यादा तेज़ाब की ज़रूरत पेश आती है। फैट्स की जो डाइजेशन है, जो चिकनाहट है, उसके लिए जो हमारे बाइल की सेक्रेशंस हैं जो पित्ते से आ रही हैं, वो मदद देती है। ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब होता है कि असल में इसको किस तरह कम किया जा सकता है। बहरहाल अभी गोश्त को मैं नहीं कहता कि जो इस्तेमाल करते हैं, जो शौकीन हजरात हैं, ज़रूर खाएँ। एक चीज़ का ख्याल रखें कि पानी अगर आप नहीं पिएंगे गोश्त खाने के फ़ौरन बाद, चाहे वो बारबेक्यू की शक्ल में हो, बिरयानी हो, या कोई और सालन हो, या कोरमा हो, पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो आपको ये जो एसिडिटी की जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा, ये शिकायत नहीं होगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ज़्यादा उस वक्त आती है जब आप इसमें पानी डाल देते हैं, तो फिर वो हल होने में और उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है और एसिड और ज़्यादा रिलीज़ होता है। ठीक है। बाकी ये कि डेफिनेटली बहुत सारे यूज टू हैं, एंटासिड्स आते हैं मार्केट में जो कि ओटीसी प्रोडक्ट के तौर पे अवेलेबल हैं, लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। बाकी फिर इनकेस जैसे खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा हो तो डॉक्टर से रुजू किया जा सकता है, ये उस सूरत में कि जब बहुत ज़्यादा शिद्दत दिखता है। वरना ये जो तंदूरी रोटी होती है या सादी रोटी, ये मैंने जैसे कई दफ़ा कहा कि इसको अगर आप सिर्फ सूखा निगल लेते हैं, ये उस सूरत में कि जब तेज़ाब बहुत ऊपर की तरफ आ रहा हो और बाज़त यहाँ हलक तक पहुँचता है और आपके कान से कहते हैं ना जलन तक महसूस होने लगती है उसकी तेज़ाबियत की, तो ऐसी सूरत में आप अगर सूखी रोटी का इस्तेमाल कर लें, या ब्रेड जो है स्लाइस, आधा स्लाइस भी अगर आप बग़ैर पानी के वैसे ही सॉलो कर जाते हैं तो काफ़ी हद तक आपको अफादियत मिलेगी। ठीक है, डॉक्टर साहब ने आपको तरीका भी बता दिया, टोटका भी बता दें कि अगर आपको तेज़ाबियत की शिकायत हो रही है और यकीनन 3 दिन है ईद के, तो आप सब ने जो है वो बहुत अच्छे से खाना भी है कुर्बानी का गोश्त, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चले जनाब, अभी बहुत चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है कुर्बानी के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल यह वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है कुर्बानी के गोश्त के हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो गोश्त गलाने के लिए पाउडर का कुछ इस्तेमाल करती हैं, तो वो कितना मुफीद है या उसका कितने नुकसान? देखिए, गोश्त गलाने का पाउडर हो गया या कच्चे पपीते का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल है। जो पाउडर बेसिकली आता है वो उसमें भी यही सब चीज़ें होती हैं, ग्राइंड हुआ हुआ ड्राई पाउडर होता है। अब बस एक चीज़ ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा अगर आप पपीते का इस्तेमाल करते हैं, कच्चे पपीते का, इस सोच से कि उसको जल्दी से नरम कर दिया जाए, अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाएं वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप ज़्यादा क्वांटिटी डाल के ये जो पपीता है, कच्चा पपीता, और कोशिश करें कि आधे पौन घंटे के अंदर इसका असर हो। तो अब ये जब आंतों में जाता है तो आपके नुकसान पहुँचा सकता है, मोशंस अमूमन लग जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जो बारबेक्यू करना भी चाह रहे हैं अगर रात को, तो उसको पहले से लगा के रख दिया जाए 4-6 घंटे। अगर ओवरनाइट मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो भले चाहे उसमें क्वांटिटी फिर कम होगी, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी बनिस्बत के कि अच्छा फिर उसको वॉश भी नहीं करते। अमूमन होता है कि ज़्यादा अगर पपीता लगा दिया है तो वॉश कर देना चाहिए बाद में जब वो नरम हो जाए। सही। अच्छा, 2 तरीके हैं, या तो आप मसाला लगा के पूरा ही रख दिया जाए, या फिर आप सिर्फ पपीता लगा के नरम कर लें, बाद में मसाले से मैरिनेट करें। मुख्तलिफ तरीके हैं लोग, लेकिन इसकी मिकदार जो है वो नुकसान पहुँचा सकती है। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर, अक्सर ये मैंने देखा है लोगों के, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कुर्बानी कर रहे हैं तो उस गोश्त को कम से कम साल भर तो हमने इस्तेमाल करना है, ऐसे लोगों के कॉन्सेप्ट, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरिएशन ना हो फ्रीजर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ लाइट जाने का कंसेप्ट है हर जगह पे, कोई भी एग्जाम्प्ट नहीं है पूरे पाकिस्तान में कि जहाँ लाइट ना जाती हो, तो अगर फ्रीज़र का टेम्परेचर वेरी कर जाता है और 0 से हटकर पॉजिटिव की तरफ आ जाए, तो वो फिर जो भी गोश्त है, कोई और आइटम भी रखा है, वो इंतहाई नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है। तो एक तो पहली बात ये कि परसिस्टेंट माइनस टेम्परेचर्स में अगर कोई चीज़ रहे तो साल तक भी इस्तेमाल की जा सकती है। डेफिनेटली वक्त के साथ साथ जो प्रोटीन्स हैं उसमें एक तो ज़्यादातर डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि डिस्टेस्ट होता है, यानी जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी
यानी आप क्या कह लें उसको कि फ्लेवर है वो भी आप लूज़ करते जाते हैं वक्त के साथ। इवन ये तो पके हुए खाने के वो उसको तो और से ज़्यादा कम मतलब आप नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करके, लेकिन कच्चे गोश्त के हवाले से भी है कि पानी को हालबत्ता जितना निथार सकते हैं। एक वर्ड यूज़ किया जाता है फ्रीज़र बर्न के नाम से, यानी जब आप गोश्त में अगर पानी रह जाएगा और उस सूरत में अगर आप उसे फ्रीज़ कर देते हैं तो उसके बाद जब वो क्रिस्टल्स बनते हैं आइस के तो वो उसके प्रोटीन्स को ब्रेक कर देते हैं जो कि टेस्ट को भी ख़राब करते हैं और गोश्त को खुद भी। तो जितना आप एयर इसमें से निकाल दी जाए, पानी उसमें से निथार दी जाए, फिर उसके बाद फ्रीज़ किया जाए। और सेलेक्टिव शॉपिंग, ये जो बैग्स होते हैं ना, ये इसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अमूमन जो शॉपर्स होते हैं उसमें ही लपेट के रख दिया जाता है, ये नुकसानदेह है। इसके लिए बहुत आसान करके बता दूँ, जो आप जिसमें मिल्क आता है तो ये जो थैलियाँ हैं इसको एटलीस्ट, वरना जिपर्स हों तो बहुत अच्छा है, जो इसके लिए डिफ़ाइंड आते हैं एक्चुअली, जो कि फूड सेफ़ हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ हर जगह अवेलेबल नहीं, और अगर है तो ज़ाहिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं तो हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। तो ऐसी सूरत में ये जो दही और दूध के लिए जो थैली इस्तेमाल की जाती है एटलीस्ट इसमें रखा जाए इसको। और कोई चीज़ यानी या रबर बैंड या आप उसको इस तरह कवर करें कि एयर टाइट हो जाए वो, यानी उसमें से एयर निकल चुकी हो, स्क्वीज़ किया हुआ हो। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, सैयद दानिश हाशमी। जी, क्या मुझे डॉक्टर साहब से 2 सवाल मालूम करने थे। जी दानिश। मिसिस का मसला ये है कि सर जब भी वो कोई मतलब जैसे शामी कबाब वगैरह होगा, इसमें चने की दाल है या कोई भी तले हुए आइटम होते हैं, इस टाइप के कोई आइटम खा लेती हैं तो फिर पूरे रात वो सो नहीं पाती। उनकी जो मैदा वाली साइड होती है सामने की, दोनों पसलियों के बीच में जी और नाक के ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरी रात तकलीफ में रहती हैं। ठीक है। और इसकी वजह से सो नहीं पाती हैं। तो हमने टेस्ट वगैरह भी करवाए थे, तो टेस्ट वगैरह सारे क्लियर थे, मैदे वगैरह के भी सारे टेस्ट क्लियर थे। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा सर ये कि मैं मेरे जो कमर वाली साइड है जिसको हम मोरे कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी की दोनों जो अतराफ की साइड होती है, वहाँ मेरे तकलीफ है तकरीबन रमजानों से। और जो मैंने टेस्ट करवाया और चेक भी कराया था डॉक्टर साहब से, तो अभी तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ उससे ना। अच्छा, कोई कह रहा कि आपकी नस दब गई है, कोई कह रहा है कि जो ना ये मोरों का मसला है। ठीक है। तो कोई कह रहा पट्टे खिंचे हुए हैं। ठीक है। इसका मुझे अच्छा, आपका अपना उम्र बताइएगा और वजन बताइएगा कितना है? सर मेरी एज है 38 और मेरा जो वेट है 90 से 92 है। और हाइट मेरी 5.5 से ऊपर है। 5.5। इसका मतलब है आप थोड़ा सा ओवरवेट हैं, बल्कि ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना? जो आपकी हाइट आपने बताई है, करने का तरीका ही बताते हैं हमें। जी 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 बिल्कुल। और जैसे अभी आपने मिसेस के हवाले से बताया, मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ फिर आपकी तरफ आते हैं। देखें, जब भी आप ऑयली जाए, बताए कबाब हो गया या शामी कबाब जब आप जाए तो उसको फ्राई तो करते हैं, कोशिश करें कि कम ऑयल के अंदर अगर उसको फ्राई किया जाए। और ये तमाम आइटम जितने भी ऑयली आइटम्स हैं, इसमें ऐसा ये नहीं है कि हर जो भी खाएगा उसको फौरी तौर पे तेज़ाबियत होगी। अगर अर्ली खाया जाए, 7, 8 मैक्सिमम 9 बजे तक आप खाना खा लें। देखें अभी इसमें मैं भी वही कहूँगा, ईद का सीज़न है, लोग 11-12 बजे तक लेट नाइट खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, और खा के फ़ौरन नहीं सोना है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अगर आप खाने के बाद 1.5 घंटे के अंदर अंदर अगर आप सो जाते हैं तो ऐसी सूरत में बदहज़मी, असल में हम क्यों कहते हैं कि वो मैदे में ही पड़ा रहता है, और जब आप सोते हैं तो आपकी आंतों की मूवमेंट और स्टमक की मूवमेंट बिल्कुल स्लगिश हो जाती है, वो रेस्टिंग पोजीशन पे चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कल काम करेंगे, अभी सो जाते। ऐसी सूरत में जो फूड कंटेंट है वो स्टमक में ही रहेगा, तेज़ाब भी वहीं पड़ा हुआ है, तो नुकसान होना शुरू होता है। तो कोशिश करें थोड़ा अर्ली उनको कहें इस्तेमाल करें, और कम से कम ऑयल के अंदर जो है वो कबाब अगर तले जाएँ या इस टाइप की ऑयली चीज़ें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिनको अगर ये प्रॉब्लम है, हर किसी को नहीं हो रहा होता। और बाकी ये कि मेडिसिन भी एडवाइस की जा सकती है इस सिलसिले में कि अगर एक्टिवली उनको कुछ अरसे से ये दर्द चल रहा है, आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं मेडिसिन भी आपको एडवाइस कर दूंगा। जहाँ तक आपने बताया, बिल्कुल देखें, मुझे जो समझ में आता है, ऐसा ना कोई किडनी का प्रॉब्लम है ना कुछ है, बिल्कुल मोरों की कंप्रेशन, यानी आपके वर्टिब्रास जो है, लंबर वर्टिब्रा, उसमें कंप्रेशन आ रही होगी, क्योंकि आपका वेट 90 किलो आपने बताया, 5 अगर 6 भी आपकी हाइट है तो भी उस हिसाब से ये ओवरवेट कैटेगरी में आ जाता है। तो ओवरवेट होने की वजह से जाहिर सी बात है सारा लोड जो है इन्हीं मोरों पे पड़ रहा है, जिनकी नर्व्स जो रूट साइडों से निकलती हैं। तो जब कंप्रेशन होगी तो पेन तो होगा। तो ऐसी सूरत में आपको एक तो वेट रिडक्शन की ज़रूरत है, उसके हवाले से भी मैं आपको प्रोग्राम के बाद जब आप कॉल करेंगे इंशाल्लाह हो सका तो मैं मेडिसिन भी आपको एडवाइस कर दूंगा इसके लिए, वेट रिडक्शन के हवाले से, और थोड़ा सा डाइट प्लान वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा। ठीक है, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। एक कॉल हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं जाहिद बात कर रहा हूँ, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी क्या पूछना चाहेंगे आप जाहिद साहब? जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे सर में जो है ना हाफ सर में पेन होती है, बहुत शदीद पेन होती है। ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है ना डॉक्टर साहब मेरे जो है ना वोमिटिंग होती है मेरे को, जब मुझे ना अंधेरा सा आंखों के सामने छा जाता है, तो उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा अच्छा, था। ये कितने अरसे से आपको हो रहा है और अपनी एज बताइएगा जाहिद साहब? सर मेरी जो है ना 32 एज है। ओके, ठीक है। और कितने अरसे से आपको इस टाइप का प्रॉब्लम, आधे सर का जो दर्द है, कितने अरसे से हो रहा है? सर ये बहुत काफी देर से हो रहा है मुझे पेन ना। ठीक है। लास्टली आपने अभी किसी को दिखाया, मेडिसिन एडवाइस की? क्योंकि माइग्रेन है बेसिकली आपको, जिस तरह मुझे लग रहा है आपको माइग्रेन जी का सर, issue। मुझे जो है ना काफी देर हो गई है जो है ना, मैं इस चीज की पहले मेडिसिन खाता था, अपना ये वैक्सीन की जो है ना टैबलेट खाता था इसके लिए ना। ठीक है। अच्छा देखें मुझे उससे जी, ब्रेक्सिन या और भी जो इस टाइप की मेडिसिन हैं जो दर्द दूर करने की अद्वियात हैं, वो एक हद तक तो नहीं फ़ायदा सर, देंगी, उसके बाद नहीं। ठीक है। नहीं सर, तो नहीं इसके लिए और कोई मैं मेडिसिन जी नहीं खाता था, सिर्फ वैक्सीन मुझे डॉक्टर साहब ने बताई थी, जी, तो मैं पहले वो खाता रहा था, लेकिन उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा हो। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा जाहिद आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा 12 से 1 के दरमियान। माइग्रेन के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन एडवाइस करूँगा, जो आपने एटलीस्ट 15 दिन तो खानी ही खानी है। तो इंशाल्लाह ताला उससे जो, क्योंकि वजह है माइग्रेन को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, यानी कि जो उसका रूट कॉज है। ठीक है, पेन किलर्स वक्ती हम ज़रूर सप्रेशन के लिए देते हैं, दर्द में आराम आए, लेकिन जो वजह है उसको ख़त्म किया जाए। तो मैं मेडिसिन आपको एडवाइस करूँगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब यहाँ पे ये बताइएगा कि अगर एज़ यू नो कि अभी जो है वो 3 दिन छुट्टी के हैं और कोई भी चीज़ खुली नहीं होगी, तो अगर इस सूरत हाल में आप तेज़ाबियत का शिकार हो रहा है कोई, तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आप घर में रखें तो आपको फ़ायदा देगी? अच्छा देखें, जहाँ तक एंटासिड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, मुख्तलिफ म्यूकेन टाइप सिरप्स जो होते हैं जो वाइट कलर के आते हैं, वो रखे जा सकते हैं। ठीक है। मेडिसन्स मैं इसलिए नहीं कहता कि जितनी भी मेडिसन्स हैं जो प्रॉपर जो जिससे एसिड को की प्रोडक्शन को कम किया जाता है, वो एक्चुअली ओटीसी प्रोडक्ट्स नहीं है, ओवर द काउंटर नहीं है, वो प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स हैं। ये और बात है कि हमारे इतना ज़्यादा रूटीन बन गया है कि आप जिससे पूछे वो कहेगा मुझे पता है, मैं एसोमीप्राजोल भी खाई है, ओमीप्राजोल खा लिया, और सेमिटिडीन, रेनिटिडीन और टाइप की प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, मॉलिक्यूल्स खा रहे हैं लोग मेडिसिन, जो कि गलत है। इस वजह से मैं मेडिसिन चाहूँगा कि नहीं वो करें। लेकिन हाँ, दही का इस्तेमाल अगर आप बढ़ाते हैं, थोड़ा सा दही का इस्तेमाल कर लें। और दूसरा ये है कि दूध में हल्का सा नमक डाल के उसमें पानी डाल के अगर वो पिया जाए, अच्छा। एल्कली, यानी आप, क्योंकि एसिड का जो तोड़ है वो एल्कली है, एल्कलाइन होना है। तो एल्कली में मिल्क की जो बात करें, और मिल्क में अगर हल्का पानी डाल के और थोड़ा सा नमक, अगर हाइपरटेंसिव नहीं है तो उसको इस्तेमाल किया जाए, जिसे कच्ची लस्सी भी कहते हैं आप, तो उससे काफ़ी हद तक अफादियत होती है। और बाकी जैसे मैंने टोटका बताया कि अगर बहुत ज़्यादा रात को अचानक बर्निंग होने लगे तो आप सूखी रोटी का इस्तेमाल करें, पानी नहीं पीना, भले जाए कितनी भी प्यास लगे, ताकि वो एसिड जो ऊपर की तरफ आ रहा है, उछाल पैदा कर रहा है, वो सारा ये जज्ब कर लेगा। ठीक है जी, एक कॉल हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात करे, कहाँ से? जी मैं साजिद बात करूँ लाहौर से। जी क्या पूछना मैं चाहेंगे? डॉक्टर साहब से थोड़ा सा पैनक्रियाज की मुझे पेन होती है काफी ना, ये जो सीने के अंदर नहीं। कहाँ पे आपने बताया? पैनक्रियाज? पैनक्रियाज। ठीक है। पैनक्रियाज कहते हैं ना, जी पैनक्रियाज, जी 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 लबलबाना। जी जी। तो वो लबलबे की पेन होती है मुझे समटाइम बहुत ज्यादा, ठीक है। और मैदे की तेजाबियत की वजह से शायद ये होता है मुझे, या क्या चीज़ है मुझे समझ नहीं आती। अच्छा देखिए, मैदे की तजाबियत से तो पैनक्रियाज में अमूमन पेन नहीं होता है। ठीक है, एक बात। दूसरा, आपको लिपिड प्रोफाइल अपना करवाना चाहिए है। और जिन केसेस के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो पैनक्रेटाइटिस भी कभी कभी हो जाता है। सीरम एमाइलेज एक टेस्ट है, सीरम एमाइलेज टेस्ट, वो मैं आपको, या आप मुझे 12 से 1 के दरमियान जब कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको टेस्ट एडवाइस करूंगा, ताकि हमें ये पता चल जाए कि पैनक्रियाज का फंक्शन सही हो रहा है या नहीं, यानी जो लबलबा जिसे आप कहते हैं, तो उसका हमें कंफर्म हो जाए। बाकी ये है कि बहुत सारी दूसरी वजूहत वगैरह या राइजिक समटाइम मैं खा लेता हूँ, उससे जरा थोड़ा सा तो फिर पैनक्रियाज नहीं होगा ना, फिर तो देखें फिर पैनक्रियाटिक नहीं है, इसका मतलब है गैस्ट्राइटिस है, स्टमक के अंदर कोई इशू आ रहा है। क्योंकि जो आप ये जैसे आपने कहा कि आप ओमिप्राजोल यानी राइजेक खा लेते हैं, तो ये जो मेडिसिन है बेसिकली ये तो आपकी तेजाबियत को कम करती है, ठीक है ना। जो पैनक्रियाटिक सेक्रीशंस हैं वो आपके एक और पार्ट है जो आगे का ड्यूडेनम का जिसे हम कहते हैं, छोटे हाथ में, उसमें खुलता है। तो बजाय उसका इस हद तक रोल नहीं है कि उसमें आपको पेन होना शुरू हो जाए,
बहरहाल आप मुझे डिटेल में डिस्कस कीजिएगा मुझसे 12 से 1 के दरमियान, इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं उनके अपने नंबर पर। डॉक्टर साहब यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, जब कुर्बानी होती है तो गोश्त अमूमन रोड पे ही कट हो रहा होता है, तो आप क्या डायरेक्टली उसको फ्रीज कर सकते हैं क्योंकि उसमें मट्टी भी लगी हुई होती है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखें एक चीज़, दूसरा जब हम खून कहते हैं कि खून उसमें से निकल जाए, बह जाए, उसकी वजह ये है कि ब्लड जो है वो सबसे अच्छा मीडियम है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। बिल्कुल, ये बात जहन में रख लें कि जितना ब्लड होगा जहाँ जहाँ लगा हुआ है तो वो बैक्टीरिया उसमें बहुत तेज़ी से फ्लारिश करता है, मल्टीप्लाई करता है कोई भी। तो ऐसी सूरत में जब हम उसे क्लीन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ब्लड ही नहीं, बात पता है जरासीम का आपको नहीं पता, चाहे वायरसेस हों और दूसरे बैक्टीरिया हों, फंगस हों, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप अगर बज़ाहिर तो आपने कवर करके रख दिया। अच्छा, फ्रीज़र के अंदर एकदम इस तरह का टेम्परेचर नहीं होता कि जाते ही वो ठंडा हो गया। माइनस टेम्परेचर्स पहुंचने में भी आधा पौन घंटा लग जाता है बाद में फ्रीज़र में किसी भी चीज़ को। इस दौरान अगर वहाँ पर वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, रेप्लिकेट करती है, तो नुकसानदेह हो सकती है, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। ठीक है, कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? रिक्वेस्ट है कि मैं आबिद रजा शाह बात कर रहा हूँ डेर इस्माइल खान से। ये घटिया की इमारत कौन सी है मैडम साहब? ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि ये घटिया के मरीजों के लिए गोश्त बहुत खतरनाक है जी और नुकसानदेह है। जी 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 बिल्कुल। देखिए बात ये है कि ग़िज़ा के हवाले से ख़ास तौर पे मैं बताऊं कि जो भी गोश्त है, बड़ा गोश्त, लाल गोश्त की आप बात करते हैं, ये गठिया के जब मरीज़ यानी कंफर्म हो जाए कि आपका यूरिक एसिड लेवल जो है बढ़ना शुरू हो गया है, जिसे हम गाउट कहते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर उनको एहतियात ज़रूरी इसलिए कि अगर जब वो गोश्त खाते हैं तो इसकी जो एंड प्रोडक्ट है वो एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड फॉर्मेशन करवाती है, आम लफ्ज़ों में समझाने के हवाले। तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट्स में भी बैठते हैं, एड़ियों में भी दर्द होने लगता है, मसल्स में भी हो सकता है, किडनी के स्टोन फॉर्मेशन में भी ये मदद दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जिनको यूरिक एसिड लेवल जिनका हाई है या गाउट या गठिया के मरीज़ वो डायग्नोस हैं, तो वो गोश्त को बहुत कम से कम, मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता, इस वक्त अब ओकेजन ऐसा है, बहुत कम जो है 50 से 100 ग्राम टोटल मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये जो जिनका यूरिक एसिड हाई हो, उसका लेवल हाई हो, तो उसी को हम गठिया का मरीज कह सकते हैं? देखिए गठिया एक्चुअली गाउट है बेसिकली, और गाउट जो है वो जॉइंट पेन में होता है। टिपिकल अगर मैं बात करूं तो ये दोनों तरफ होता है, इक्वली इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं और ये क्रिस्टल डिपोजिशन होने लग जाती है जॉइंट्स के अंदर, तो फिर ये जॉइंट के अंदर फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस करते हैं और इनके जो क्रिस्टल्स हैं वो पेन प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का यानी प्रोसेस जिसे हम सोजिश कहते हैं वो बढ़ जाती है, तो इनमें आपको रेडनेस और फील होने भी लगती है सामने अपेरेंटली भी। ठीक है, बेसिकली ये घटिया के बारे में मालूमात जानना चाह रहे थे। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दे ताकि हम आपको बासानी सुन सकें। हाँ जी जी, कौन बात कर रही, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, फातिमा। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, मेरे मैसे में तजाबियत है, मैं काफी दिनों में वीक हुई जा रही हूँ, बहुत ज्यादा मैं वीक हो गई हूँ। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 26-27 साल। कितना बताया, सॉरी? क्या एज है आपकी? 26-27 साल। 26 साल, ठीक है। वेरी यंग। और ठीक है, कितने अरसे से आपको ऐसा हो रहा है? मुझे तो ना क्या कहते हैं, पहले ना खाना खाती थी वॉमिटिंग आ जाती थी, उल्टी आती थी, तो मुझे सुकून हो जाता था। तो बाद में ना पेट में कुछ अकड़ा सा शुरू हो गया, जैसे कुछ खिलाव सा होता है, चक्कर आना शुरू हो गए मुझे। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा तुम्हारे मैदे में बैक्टीरिया है। तो मैं 2.5-3 महीने से दवाई खा रही हूँ, मैं ज्यादा वीक हो गई हूँ हेल्दी होने की बजाय। ठीक है, ठीक हो गया, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है इंशाल्लाह। गैस्ट्राइटिस क्योंकि आपको हो रहा है और वॉमिट भी इसी वजह से हो रही होती है। जब सोजिश होगी मैदे में तो आप जो भी चीज़ खाएंगे तो आपको वॉमिट फील होगी, बाज़ वक़्त उल्टी हो भी जाती है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन एडवाइस करूंगा इससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल हर कोई तेज़ाबियत से दो चार है, और क्या इस सूरत हाल में वो बकरी का गोश्त खा सकता है? क्योंकि अमूमन हम बड़े का गोश्त तो खाने से उसको मना करते हैं। गोश्त बाल खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ जैसे सिर्फ यही गोश्त फैक्टर नहीं है। अगर देखा जाए इस अल्सर्स जब होते हैं या गैस्ट्राइटिस है, स्ट्रेस अल्सर्स जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है। एंग्जाइटी होती है, जब स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से भी जो है
वो अल्सर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है। ये एक वजह है, बाकायदा उसे मतलब स्ट्रेस अल्सर भी कहा जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर मेडिसिन की बहरहाल लॉन्ग टर्म देनी पड़ती है, हमें 4 से 6 हफ्ते तक का इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर एक इसको टेस्ट दोबारा भी कराया जाता है और रीजनिंग तलाश की जाती है। कुछ लोगों में पानी क्योंकि इतना ख़राब है तो एच पायलोरी जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा, वो यानी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि गैस्ट्राइटिस और अल्सर्स करता है, तो इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। फिर इसका पूरा तकरीबन 10 to 14 डेज़ तक वेरी करता है। कुछ में 10 डेज़ हम ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक्स 2 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है इस सूरत में, और एक प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, तब जाके इसको ट्रीट किया जाता है। मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। बिल्कुल टाइम लगता है कोई भी चीज़ को सही होने में। जब तक आप किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी नहीं करते, मेडिसिन की कंटिन्यूटी या जो भी, तो आपको प्रॉब्लम दरकार होती है। फ़िलहाल यह वक्त है एक ब्रेक का। अभी बहुत चीज़ें हैं जो बात करनी है, बहुत चीज़ें डिस्कस करनी है, तो आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए OPT ऑनलाइन। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हो OPT ऑनलाइन। बात हो रही है कुर्बानी के गोश्त के हवाले से, साथ ही साथ हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पेट फूलने की अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि कुछ भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं तो उनको लगता है उनका पेट फूल गया, और ऐसा होता भी है। अच्छा देखिए, पेट फूलने की जो वजह है ख़ास तौर पे खाने के बाद ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है, और प्रोटीनस डाइट जैसे हम उनको लोग heavy जिक्र feel करते होता हैं, है बिल्कुल actually। भारी फील होता है। और कुछ में तो ऐसा है कि जी थोड़ा सा खाया और उसके बाद क्योंकि उनको पेट फूलने का फील हुआ जी। तो फिर वो मज़ीद नहीं खा पा रहे होते। अच्छा, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो वही है जो हम जिस तेज़ाबियत की बात करते हैं कि तेज़ाबियत अगर बढ़ेगी तो भी हमारा पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा ये कि एसिड जो कि मैदे से रिलीज़ हो रहा है और बाइल जो कि पित्ते से आ रहा है, ये इसका रेशियो अगर बैलेंस आउट होगा और ये चीज़ आगे जाके अगर एसिड फॉर्म में आगे चली जाएगी तेज़ाब, जबकि न्यूट्रलाइज होके आगे बढ़ता है, यानी एक ऐसी शक्ल की जिसमें ना तेज़ाबियत ज़्यादा होती है ना एल्कली। तो अगर ये चीज़ आगे बढ़ जाए तो ऐसी सूरत में गैसेस प्रोडक्शन भी होने लगती है। आंतों की मूवमेंट अगर स्लगिश हो जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, यानी आंतों की मूवमेंट का नीचे की तरफ होना, अगर ये मूवमेंट किसी, जैसे हम कहते हैं अमूमन हम खाने के 1 घंटे के बाद हमें चलना फिरना चाहिए है, थोड़ा चहलकदमी करनी चाहिए, अगर हम नहीं करते, हम बैठे रहते हैं, तो आंतों की मूवमेंट स्लगिश होती है। तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली फिर स्टेसिस होगा, यानी रुकाव पैदा होगा और गैसेस जो हैं वो बनना शुरू होंगी। ठीक है। तो इसके लिए मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मोहम्मद जमील बात कर रहा हूँ लाहौर से। हेलो जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ और खून में चिकनाई भी बढ़ी हुई है, इसके लिए गोश्त खाना कितना मुफीद है या नहीं खाना चाहिए, इसके लिए क्या तरीके करूँ? ठीक है। अच्छा देखिए, जब हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और बहुत सारे। तो हमें ये देखना होता है कि हमें एक बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, जिनका भी कोलेस्ट्रॉल हाई है, ठीक है, मेडिसिन एडवाइस की जाती है जो वो रेगुलर बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ सपोर्टिवली डाइट में जो चिकनी ग़िज़ाएँ हैं, यानी ऑयल, फैट्स, घी का इस्तेमाल कम किया जाए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ तक आपने गोश्त का कहा, कि एज सच मैं अगर कहूँ, अगर रूखे गोश्त का इस्तेमाल, अगर प्रोटीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें चिकनाई नहीं है गोश्त में, तो उसमें हर्ज नहीं है कि एज सच के वो आपका जो है वो फ़ैट लेवल जो है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स जो अगर चिकना गोश्त भी खाने पसंद करते हैं या चिकनाई या उसमें नली का भी इस्तेमाल करते हैं या और दूसरी चीज़ें, वो अवॉइड करने की ज़रूरत है। रूखे गोश्त के अंदर ऐसा इतना ज़्यादा वो नहीं है, प्रोटीनस है तो वो खाया जा सकता है, तो आप उसमें कोई वो नहीं करें। बाकी ये है कि वॉकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज जो है, फिज़िकल एक्टिविटी, उससे काफ़ी हद तक जो है आपका ओवरऑल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, चाहे वो शरियानों के अंदर हो या शरियानों से बाहर हो, यानी जो कि आपके सेल का हिस्सा बना हुआ है, जो मोटापे का सबब बन रहा है, ये तमाम फैट्स भी उस वक्त डिजॉल्व होना शुरू होता है जब आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? जी, कौन बात करिए, कहाँ से? जी मैं लुबना बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी लुबना, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी मेरा ना पिछले का ऑपरेट हुआ है, 1 साल हो गया है। ठीक है। तो मैं कोई चीज़ भी खाती हूँ तो मुझे हजम नहीं होती है, तो पेन शुरू हो जाती है पेट में। ठीक है। फैट्स का इस्तेमाल आप कम करती हैं या नहीं? चिकनाई के डॉक्टर ने मना किया होगा आपको?
जी जी मना किया और मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। कम में कितना, मतलब अगर आप एक चमचे का भी, बड़े चमचे का इस्तेमाल कोई चीज़ पकाने की सूरत में कर रही हैं तो उसको भी अवॉइड करें, कोशिश करें। अच्छा, होता क्या है कि एक्चुअली जो रतूबत थी जो लिवर से पहले पित्ते में आती है और पित्ते से फिर छोटी आंत में आती है, तो जब अगर पित्ता निकाल दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रतूबत ही बनना ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो तो कलेजी से बन रही है, लिवर से वो बनती है, लेकिन उसकी मिकदार थोड़ी कम होती है। तो क्योंकि वो गैस का मसला हो जाता है, गैस हो जाती है। जी हाँ, वो मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे अब रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, एसिड ज़्यादा होगा और पित्ते से जो रतूबत आनी थी वो कम है, तो इस वजह से आगे जो भी फूड कंटेंट जा रहा है आंतों में, छोटी आंत में, उसमें गैस एसिड प्रोडक्शन, एसिड ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में गैसेस बनेंगी फिर। तो फैट्स को जितना रिड्यूस कर सकते हैं वो करें, और प्रोटीन्स का इस्तेमाल भी कम करना है आपने, गोश्त का इस्तेमाल कम से कम रखें, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मुल्तान से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद सलीम जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा कद है 5 फुट 4 इंच ठीक है। और उम्र है 57 साल। तो बहुत कोशिश करता हूँ मेरा थोड़ा वेट बढ़ जाए, 60 किलो हो जाए। तो ये है 53 किलो, 60 किलो नहीं होता। अच्छा, 60 किलो नहीं होता। उम्र कितनी आपने बताई? 57। देखिए, आपका वेट जो है और हाइट आप मुझे बता दें। 5 फुट 4 इंच। ठीक है, उस हिसाब से तो आपका बिल्कुल आइडियल बनता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वेट बढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत अच्छी सेहत की अलामत नहीं है, ये काफ़ी बीमारियों का सबब बनती है, जिसमें ब्लड प्रेशर और शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम्स। तो आप इसी तरह रहें, दुबले पत्ते ज़रूर बाज़ाहिर, अगर जो लोग कहते हैं उनको कहने दें। एक बात ज़हन में, अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं, आपकी चहलकदमी अच्छी है, भागदौड़ अच्छी है और वर्जिश अगर आप करते हैं, तो ये बेस्ट है आपका कि आप इतने ही लीन थीन रहें। समझ में आ रही है? अभी आपने मेजॉरिटी लोगों को आप सुनते हैं कि जिनका वेट बढ़ गया है वो परेशान है कि वेट कम किस तरह किया जाए। वेट बढ़ाना इशू नहीं है, बढ़ाया भी जा सकता है। मैं आपको सिर्फ 15 दिन के अंदर आपका वेट बढ़ जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि वो जो वेट बढ़ेगा वो नुकसानदेह। अभी आप जिस तरह मोरों पे अभी हम कह रहे हैं जोर पड़ता है, गर्दन के मोरों पे, कमर के, ये तमाम घुटनों के ऊपर लोड पड़ता है, फिर ऑर्थराइटिस डेवलप होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कितना कॉमन होता जा रहा है। तो अगर आपका ये वेट है तो इसको आप इसी तरह मेंटेन रखें, बहुत अच्छी बात है। इसमें मेरा मशवरा नहीं होगा कि आप इसको बढ़ाने की तरफ ज़्यादा सोचें। हाँ, अगर खुदा न खास्ता वीकनेस आ रही है या कम हो रहा हो तो परेशानी आती है, या हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर वेट मेंटेन्ड है और आपका 56, 53 या 54 की रेंज में है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल आइडियल है, आप इसको इसी तरह रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जहाँ से बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा क्वेश्चन था मदर की हेल्थ से रिलेटेड के उनको ना अभी यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ था। ठीक है। तो डॉक्टर ने 2 मेडिसिन दी थी, एक एक्यूमैक्स थी और एक फेमोक्सिन। ठीक है। तो अभी उनका पित्ता भी ना पहले ऑपरेशन के थ्रू ना निकल चुका है। ठीक है। तो अब ये मेडिसिन जब लिया तो बीपी भी शूट कर गया है और स्टमक मतलब उल्टा वो खराब हो गया, मतलब वो थोड़ा ना लूज मोशन और इस तरह की चीज। ठीक है। तो फिर इससे पूछना था कि मेडिसिन कंटिन्यू करें या फिर। और आपने जो पहली मेडिसिन बताई है वो दोबारा से नाम लीजिएगा। एक है फेमोक्सिन और दूसरी है एक्यूमैक्स। ओके, ठीक है। अच्छा देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें फेमोक्सिन मेरे ख्याल से आपने मुझे बताई है, फेमोटिडिन ये दे रहे हैं, तो मैदे के हवाले से डेफिनेटली अब क्लास ऑफ ड्रग्स अब बहुत अच्छी आ गई हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। इससे हम इसके अलावा भी स्विच करके दूसरी मेडिसिन भी एडवाइस कर सकते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि मोशंस अगर लग जाते हैं तो उसको देखने की ज़रूरत है कि इसकी क्या वजह बन रही है। आपने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का भी कहा था, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को अगर आप वो ट्रीट हो चुका है, फीवर नहीं है और कोई सिम्टम अब नहीं है, जलन नहीं है यूरिन में, तो फिर तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक है ना? आप मुझे 12 से 1 के दरमियान ज़रूर कॉल करें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद एडवाइस दे दूँगा इस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, और आप डॉक्टर साहब को शो के आधे घंटे बाद कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा वक्त जो है वो इख्तिताम पर है। आप क्या कहेंगे जाते जाते, क्या हमारे नाज़रीन को जो है वो मैसेज देना चाहेंगे कुर्बानी के हवाले से? तो ये कि एडवांस में आप सबको ईद मुबारक, और मैं चाहूँगा कि अच्छी आपकी हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह सबकी बहुत अच्छे से ईद गुजरे और जो कुर्बानी
कुर्बानी जिस नीयत से हम जानवर लेके आए, अल्लाह उस कुर्बानी को कबूल करे। जो एहतियात इन तमाम हवाले से हम बताते हैं, बस उसका ख्याल रखें। काफ़ी हद अगर आप सिर्फ थोड़ा बहुत भी अमल करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ट्यूसडे के हवाले से ख़ासतौर पे जो हार्ट का जिनको कंसर्न है, कार्डियक इश्यूज़ हैं नाज़मीन, हमने मेरे ख्याल से डिस्कस भी किया था कि इंशाल्लाह कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, तो आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं हमारी कोशिश होगी कि हम उसको आपको उसका रिप्लाई कर सकें। और बाकी से लास्ट में ये कि अगर कभी किसी वक्त किसी वजह से मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, अमूमन ये होता है कि जब मैं अपना नंबर भी देता हूँ, बाद लोग 11 रात के 12 बजे भी मुझे कॉल कर जाते हैं। थोड़ा सा कभी ख्याल कर लिया करें, अगर मेरी किसी वजह से मसरूफियत की वजह से नहीं उठा पा रहा, इसका मकसद खुदा न खास्ता ये नहीं होता कि मैं आपको एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के सवालों के जवाब मैं दूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, और आपको एडवांस में ईद मुबारक। और हमारे जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं उन तमाम लोगों को एडवांस ईद मुबारक, और पाकिस्तान से बाहर जो लोग ईद मना रहे हैं आज, उन तमाम लोगों को भी ईद मुबारक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद, यानी हम आपसे मुलाकात करेंगे ट्यूसडे के दिन। डॉक्टर साहब ने मेंशन कर दिया है कि उस दिन हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद होंगे, एक स्पेशल डॉक्टर मौजूद होंगे। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं हार्ट रिलेटेड, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और प्लीज़ SOPs को फॉलो कीजिए, मेल जोल कम कीजिए खुदारा, क्योंकि कुछ दिनों की बात है इंशाल्लाह फिर हम अच्छे से ईद भी मनाएंगे, हम लोगों से मेल जोल भी करेंगे, गले भी मिलेंगे, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें आगे आने वाली हैं। तो फ़िलहाल का वक्त है, आप इसको कंट्रोल कीजिए, और कोरोना थमा नहीं है। प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल कीजिए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज़ कीजिए, और मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं तो SOPs को फॉलो कीजिए। मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। ईद मुबारक वंस अगेन। अल्लाह ने के बाद।